A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain Talent Search Test Paper 36, and the first question is pragmatic. Pragmatic का आपको सिनोनिम बताना है. ए में इंटेलिजेंट है, बी में वाइज है, सी में रिलीजियस है और डी में प्रैक्टिकल है. प्रैग्मेटिक मीन्स हिंदी मीनिंग इसका व्यावहारिक होता है. जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर फोकस करता है उस व्यक्ति को हम प्रैग्मेटिक कहते हैं. इंटेलिजेंट मीन्स तीक्ष्ण बुद्धि वाला यानी तेज. वाइज बुद्धिमान. रिलीजियस धार्मिक. आप सभी जो लाइव में अभी जुड़ गए हैं कमेंट करके बताएं रिलीजियस का नाउन क्या होगा. प्रैक्टिकल व्यावहारिक प्रायोगिक. जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को फोकस में रखता है उस व्यक्ति को हम प्रैग्मेटिक कहते हैं, यानी प्रैग्मेटिक का सिनोनिम प्रैक्टिकल होगा. क्वेश्चन नंबर 2. चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. नोशन. नोशन मीन्स होता है सिद्धांत. नोशन का अर्थ सिद्धांत होता है. थॉट मीन्स सोच. फैक्ट सच्चाई. ट्रूथ सच्चाई. और हिपोथेसिस परिकल्पना. अनुमान. तो आंसर 2 का ए होगा. क्वेश्चन नंबर 3. शब्द है फोर्थ राइट. इसका बताना है अपोजिट इन मीनिंग. ए में ब्लंट है, बी में सेक्रेटिव है, सी में कैंडिड है और डी में प्लेन स्पोकन है. थोड़ी देर पहले आपसे प्रश्न पूछा था कि रिलीजियस का नाउन बताएं, तो नाउन रिलीजन होगा. रिलीजन का एडजेक्टिव होता है रिलीजियस. फोर्थ राइट मीन्स होता है स्पष्ट वक्ता. स्पष्ट बोलने वाला, जिसकी बोली बहुत खरी हो, जो खरी खरी बोल जाए, यानी स्पष्ट शब्दों में बोल जाए, आपको बुरा लगे अच्छा लगे से उसको कोई मतलब ना हो, उसे हम कहते हैं फोर्थ राइट. ब्लंट किसी विपन के लिए यूज होता है, टूल के लिए यूज होता है, अर्थ भोंत होता है यानी जो शार्प ना हो. सेक्रेटिव मीन्स होता है गुप्त. कैंडिड मीन्स होता है निःसंकोची, जो संकोच न करे. और प्लेन स्पोकन मीन्स होता है स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट बोलने वाला. तो फोर्थ राइट का कैंडिड और प्लेन स्पोकन सिनोनिम हो जाएगा. और एंटोनिम क्या होगा, तो सेक्रेटिव, जो बात को दबा करके रखे, सीक्रेट वे में बात को रखे. 3 का बी होगा. क्वेश्चन नंबर 4. अपोजिट मीनिंग देना है. शब्द है एंटागोनिज्म. ए में कॉर्डियलिटी, बी में एनिमोसिटी, सी में हॉस्टिलिटी और डी में एनमिटी. एंटागोनिज्म वैर भाव. वैर भाव शत्रुता की भावना एंटागोनिज्म है. कॉर्डियलिटी सौहार्द्रता. एनिमोसिटी वैर भाव. हॉस्टिलिटी शत्रुता. एनिमिटी शत्रुता. अब एंटागोनिज्म के लिए यहाँ 3 साइनों दिए गए हैं, तो एंटो आपको बताना है, तो आंसर क्या होगा, कॉर्डियलिटी होगा, फ्रेंडलीनेस होगा. आंसर 4 का ए होगा. क्वेश्चन नंबर 5. A group of 3 books, films, etc. that have the same subject or characters. Trinity, B में trilogy, C में trio और D में tripod. Trinity, a group of
3 persons related to God, जिसे आप गॉड फादर कह सकें, जो जिसे आप गॉड सन कहें, जिसे आप होली स्पिरिट कहते हैं। ये जो 3 पार्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में गॉड के, उन्हें हम ट्राइनिटी कहते हैं। गॉड को डिनोट करने वाला शब्द है क्रिश्चियनिटी में यह ट्राइनिटी। ट्रायलजी आंसर होगा। ट्रायो अ ग्रुप ऑफ फ्री म्यूजिक परफॉर्मर्स, 3 लोग जो एक साथ म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी मंडली ट्रायो कहलाती है। और ट्रिपॉड एक स्टैंड है, ए स्टैंड हैविंग 3 legs और 3 supports, ट्रिपॉड। तो आंसर 5 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्सपर्ट इन एन एरिया ऑफ रिफाइन और अदर आर्ट्स, वह जो फाइन आर्ट्स और अन्य आर्ट्स में एक्सपर्ट हो उसे क्या कहते हैं? ए में नियोफाइट, बी में अमेचुअर, सी में कन्नोइसर और डी में एंथुसियास्ट। नियोफाइट यानी नौसिखिया, नियोफाइट नौसिखिया, अमेचुअर नौसिखिया, कन्नोइसर कला प्रेमी। कला मर्मी, कला विशेषज्ञ। एंथुसियास्ट उत्साही। तो आंसर कन्नोइसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन फ्रेज का आपको मीनिंग बताना है और शब्द है कीप योर विंग ऑन। टू कीप वंस विंग ऑन आप याद करेंगे, टू कीप वंस विंग ऑन, टू कीप वंस विंग ऑन। शांत होना, शांत रहना या शांत करना, 3 अर्थों में हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा? काम डाउन होगा। 7 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, थ्रू देयर नोज, थ्रू वंस नोज एट अ हाई प्राइस, किसी चीज की बहुत ऊंची कीमत अदा करना, चुकाना, थ्रू वंस नोज कहलाता है। तो बाय टेकिंग लोन्स एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, ग्रजिंगली का सिनोनिम होगा मैलिससली, spitefully, maliciously, spitefully, grudgingly, enviously, enviously, jealously, willingly मीन्स होता है इच्छापूर्वक, voluntarily इसका सिनोनिम होता है। 8 का आंसर भी, इसे भी याद करेंगे आप, बहुत अच्छा सिनोनिम यहाँ आपने सीखा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। He tried to prevent me as doing my duty. Prevent, prohibit के बाद फिक्स्ड preposition from लगता है, तो 9 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, to the dismay of the student body, the class president was thus berated by the principal at the school assembly. क्लास प्रेसिडेंट को, क्लास के हेड को स्कूल असेंबली के समय ही प्रिंसिपल के द्वारा
पीरेट किया गया यानी रेप्रिमांड किया गया, कॉल्ड किया गया, चाइड किया गया, रिब्यूक किया गया। डांटना होता है, बुरी तरह डांटना। प्रिंसिपल के द्वारा डांटा गया स्कूल प्रेसिडेंट को, यह स्टूडेंट के लिए डिसमे की बात थी, स्टूडेंट्स के लिए यह एक अचंभित करने वाली बात थी। तो अब यहाँ पर एक एडवर्ब देना होगा, बिरेट का को मॉडिफाई करने वाला शब्द चाहिए। प्राइवेटली तो डांटा नहीं उन्होंने, क्योंकि असेंबली में प्रार्थना के समय डांट खा रहा है वह आदमी। मैग्नेनिमसली कोई डांटता नहीं है, क्योंकि मैग्नेनिमसली का अर्थ होता है उदारता पूर्वक। तो ये दोनों तो अपोजिट हो जाएंगे, उदारता पूर्वक, ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इत्तफाक से, फॉर्चुनेटली कह सकते हैं, फॉर्चुअसली के बदले इग्नोमिनियसली, यानी अपमानित करते हुए, उसे शर्मिंदा करते हुए। तो आंसर होगा 10 का ए। उसके लिए ये बड़े शर्म की बात थी कि असेंबली में उसे डांटा गया। मेनी मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी कृषि के बहुत से आधुनिक मेथड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो डैश हुए थे, बिगैन हुए थे, ओरिजिनेटेड हुए थे, स्प्रैंग हुए थे, स्टार्टेड हुए थे। ये दो तो होगा ही नहीं। स्प्रिंग मीन्स छलांग लगाना होता है, स्प्रैंग छलांग तो लगाए नहीं। स्टार्टेड शुरू हुए थे, स्टार्ट ऐसे चीजों में यूज नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर के मेथड की बात है। बिगैन हुआ था या ओरिजिनेट हुआ था, तो हजारों वर्ष पहले ओरिजिनेट हुआ था, उत्पत्ति लिया था। उत्पत्ति पहले होती है, स्टार्ट उसके बाद में होता है। जो चीज है उसे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सेंटेंस अरेंजमेंट है। Those clouds promise rain. Those clouds promise rain. वे जो क्लाउड्स हैं वे बारिश की वादा करते हैं, यानी यहाँ कहेंगे कि बारिश होने को है, ऐसा क्लाउड से एक सेंस मिल रहा है। Before we get caught in a flash flood, or else we will never be able to find our way home, we should hurry and would be struck here. So those clouds promise rain. क्लाउड जो है वो रेन को प्रॉमिस कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि हम जल्दी कर लें। वी शुड हर्री। अगर हम जल्दी नहीं करते हैं तो हम फंस जाएंगे फ्लैश फ्लड में, फ्लैश फ्लड में हम फंस जाएंगे और तब हम इससे निकल नहीं पाएंगे, और यहाँ हम फंसे रह जाएंगे, स्ट्रक कर जाएंगे कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी क्रम हो जाएगा RPQS, RPQS, स्टक कर जाएंगे। यहाँ तो स्ट्रक होना चाहिए, स्टिक स्टक, स्टक होता है चिपक जाना, और स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक होता है फंस जाना। क्वेश्चन नंबर 13, एज हार्ट डिजीज कंटिन्यूज, कंटिन्यू के साथ टू लगता है, टू बी द नंबर 1 किलर, क्योंकि हार्ट डिजीज जो है नंबर 1 किलर के रूप में यह बढ़ रहा है। अब यहां पर द दिख रहा है, द के बाद नाउन वाला स्ट्रक्चर चाहिए, तो इसके बाद रिसर्चर साहब बिकम दे नहीं सकते, नहीं सूट करेगा, यानी ये लास्ट होगा। पी लास्ट होगा, शुरू में क्यू होगा, शुरू में क्यू होगा और लास्ट पी होगा। एज हार्ट डिजीज कंटिन्यूज टू बी द नंबर 1 किलर, कहाँ? तो यूनाइटेड स्टेट्स में, इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिसर्चर्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड, जी हाँ ठीक है, researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attack. तो 13 का आंसर
डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, some categorically suspected having seen the guard and thief together। तो गार्ड के पहले द लगा है, अगर थीफ के पहले नहीं लगाएंगे तो ये एक ही आदमी गार्ड और थीफ दोनों हो जाएगा, और फिर तब टुगेदर क्या करेगा, यानी यह कह रहा है कि इस थीफ के पहले भी आप द का प्रयोग करें, तो यहाँ हमें द थीफ लिखना होगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, he was not in a position to state the speed the ship traveled। तो स्पीड को व्यक्त करने के लिए प्रपोजिशन एट चाहिए, वह इस स्थिति में नहीं था कि वह बता सके कि किस स्पीड पर शिप ट्रैवल किया, तो यहां पर एट लगा देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। द स्पीड द शिप ट्रैवल्ड एट, सेंटेंस का सेंस मिल जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट सीना हैव डन द होमवर्क प्रॉपरली। ऑल ऑफ यू इस वाक्य का सब्जेक्ट है और वर्ब यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल है, कोई दूसरा एरर नहीं, इसलिए हम सेलेक्ट करेंगे नो एरर। क्वेश्चन नंबर 17, स्पॉट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड। सही स्पेलिंग वाले शब्द को चुने, तो कमिश्नर अलग अलग तरीके से लिखा गया है, आंसर ए होगा, आयुक्त जिसे कहते हैं। अगला शब्द एटिकेट है, शिष्टाचार इसका अर्थ होता है, और आंसर बी होगा एटिकेट का, गुड मैनर्स। 19, दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। तो आप एक्टिव, ओहो एक्टिव नहीं पैसिव, एक्टिव नहीं पैसिव। अब ये देखिए क्वेश्चन में ये गलत हुआ होगा, हेडिंग डाल दिए एक्टिव और बनाने वाला है एक्टिव, यानी इसको तो पैसिव में बदलना था, तो यहाँ पैसिव होगा। दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, तो ए हाउस is being built by them next door to our school, यही तो आंसर होगा। A house next door to our school is being built, a house is being built by them, सबसे बढ़िया यही है, ये नहीं रहता तो ये भी हो जाता, लेकिन सबसे अच्छा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, he says I am going to the market now। he says that he is going to the market now, यहाँ नाउ को देन में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो he says that he was नहीं, अरे he says that, हाँ यहाँ है, he says that he is going to the market now, आंसर ए होगा। 21 से 25 तक क्लोज टेस्ट है, तो यहाँ थोड़ा कट रहा है क्लोज टेस्ट में। ये तो सब में कटा होगा, लेकिन मेरा ध्यान अभी आया। Those who are in the habit of remarking on such matters, वे जो इस तरह के मुद्दों को रिमार्क करने के आदी होते हैं, must have noticed the dash of an English landscape। यहाँ टाइप मिस्टेक है, must have noticed होगा तब तो मीनिंग निकलेगा, ये must have noticed क्या है, टाइप मिस्टेक है। must have noticed the dash of an English landscape on dash, आगे पढ़ना होगा, बिना आगे पढ़े इसे कहाँ कुछ सेंस मिल रहा है। The cracking of the dash, the regularly recurring stroke of the flail, the dash of the blacksmith's dash, the whistling of the plowman, the rattling of the mare, and all other sounds of town labor are suspended। ये सब साउंड है, देखिए मेयर के साउंड के लिए रैटलिंग का यूज किया गया, तो ब्लैक स्मिथ के डैश का यहाँ भी साउंड चाहिए, प्लाउमैन के लिए व्हिस्लिंग का यूज किया गया, हल चलाते समय जो सीटी बजा करके हल चलाते हैं तो उसका वर्णन यहाँ किया गया, तो यहाँ भी होगा द क्रैकिंग ऑफ द डैश। Those who are in the habit of remarking on such matters must have noticed the dash of an English landscape।
द के बाद क्वाइट हम यूज कर नहीं सकते, ये भी नहीं यूज कर सकते। द साउंड ऑफ एन इंग्लिश लैंडस्केप, अब किसी लैंडस्केप का अपना कोई साउंड नहीं होता, सेंस यहाँ पर हम यूज करेंगे, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। ऑन डैश, अब कब, तो 22 में देखिए। ऑन ए ड्राई डे, अब संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ इसमें संकेत नहीं है, इसलिए इनमें से किसी का यूज ना करें। बात ड्राई डे की हो रही है, ऐसे दिन में जो शुष्क है, ड्राई है, एरिड है, ड्राई डे में। रेगुलरली क्रैकिंग ऑफ द डैश 23 में, द क्रैकिंग ऑफ द मेल, मेल हील मील पील होगा। पील एक पक्षी है, ये आपस में अपने चोंच को टकराते हैं, वहां से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे क्रैकिंग कहते हैं। ऐसे हैमर चलाने का साउंड भी जो होता है उसे भी हम क्रैकिंग या रेव कहते हैं, RAV। तो नोटिस द डैश। 23 का आंसर डी होगा, बाकी तो आप सोच भी नहीं सकते। 24 में द रेगुलरली रैकरिंग स्ट्रोक ऑफ द फ्लाइल। फ्लाइल क्या है? फ्लाइल मीन्स होगा मूसल, और गांव में फसल को पीटने से, पीटने का जो डंडा लाठी जो कहें उसे आप फ्लाइल कह सकते हैं। और उसके चोट से भी, उस फ्लाइल के चोट से भी रेकरिंग यानी बार बार, नियमित रूप से बार बार डैश होता है। द डैश ऑफ द ब्लैक स्मिथ डैश, इतना डैश है। ब्लैक स्मिथ का क्या होता है इंस्ट्रूमेंट? 25 नंबर पहले देख लीजिए, तब ना 24 बनेगा। ब्लैक स्मिथ लोहार क्या यूज करता है? लोहार इनमें से हैमर को यूज करता है। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है, स्काइथ मीन्स हाशिया होता है, घास इत्यादि काटने वाला बड़ा सा हंसिया, इसे आप सिक्कल कह सकते हैं, सिक्कल। तो ब्लैक स्मिथ तो हैमर यूज करता है, हथौड़ा, हथौड़े के साउंड के लिए शब्द होता है रेव, और हथौड़े के साउंड के लिए रेव होता है। और होता है यहाँ क्या है देख लें, डीन है, डर्ट है, डोन है और क्लैंक है। तो हथौड़े के साउंड के लिए क्लैंक होगा, क्लैंक। क्लैंक होता है, मैंने शायद क्लोक बोल दिया, वो तो पक्षी के लिए होता है। क्लैंक और रेव मतलब हथौड़े की आवाज। तो आंसर 24 का सी होगा। ये पैसे थोड़ा आपको अटपटा लगा होगा, क्योंकि इसमें सब साउंड से संबंधित वर्ड हैं और जो बहुत कम लोगों को याद रहते हैं, तो हमने इसे कंप्लीट किया। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास।